बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज दिन है इतवार का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, एक डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री में क्या दलाइल दिए गए और फिर इन दलाइल के मुकाबले में हमारे दलाइल, और अगर इमरान खान किसी का प्रोजेक्ट था तो जब से खान साहब जेल में हैं आपने जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। एक पूरा तकाबली जायजा आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, और ये अवामी प्रोजेक्ट क्यों है ये भी आपको बताएंगे। और पिछले 52 सालों में इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कमिटमेंट की थी, आज ये कमिटमेंट कैसे पूरी हो रही है। और ये प्रोजेक्ट जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट कहा जाता है, खान साहब ने इक़्तिदार को ठोकर क्यों मारी, और दलाइल के साथ साबित करेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाम का प्रोजेक्ट है। इस पर तफसील से बात होगी आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब का क्या वक्त ख़त्म हो रहा है, कौमी ख़जाना खाली हो रहा है और धमकी आ गई है कि साढ़े पैसे वापस करो। अब ये पैसे किसने दोबारा मांग लिए ये भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने की इस सिचुएशन क्या है, और वज़रा पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं कि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, शुक्र करो कि तुम्हारी क़यादत बची हुई है। तो पाकिस्तान की आवाम का पॉपुलर इस वक्त सेंटीमेंट क्या है इस क़यादत के हवाले से, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर ईरान अमेरिका इसराइल जंग की अपडेट्स भी आपको दूंगा, और हमलों की ये 95वीं लहर है और 48 घंटे क्यों अहम है, और हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से तल अवीव के अंदर, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दोस्तों, जर्मन हुकूमत ने अपनी आवाम के लिए एक नया हुक्मनामा जारी किया जिसमें 45 साल के जितने भी अफराद हैं इन्हें मुल्क छोड़ने से पहले इजाज़त मांगनी होगी अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या खित्ता एक नई बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है, और दुनिया में क्या एक आलमी जंग का माहौल कुछ ही हफ्तों में हमें नजर आएगा, इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारा 1 मिलियन का टारगेट है इसे पूरा करने में आप हमारा साथ दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान पाकिस्तान की आवाम का प्रोजेक्ट। और पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, और इस डॉक्यूमेंट्री में अगर आप उसको देखें तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको ये मिलेगा कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो इमरान खान की मकबूलियत ना होती, इमरान खान इक़्तिदार की राहदारियों तक, कुर्सी तक ना पहुंच पाते। ये सब कुछ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ। मैं ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मुझे इसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, और मेरी ना सिर्फ एक ही दलील है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान तारीख में वो वाहिद लीडर है जिसने अपनी हुकूमत को एक मरतबा नहीं बार बार कुर्बान किया है। इससे बड़ी कोई दलील नहीं है। अगर इमरान खान किसी का प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बात को तस्लीम करके अपने इक़्तिदार को बचा सकते थे, लेकिन इमरान खान ने कभी ये नहीं किया। इमरान खान ने 2 मरतबा अपनी हुकूमत को कुर्बान किया, पंजाब में कुर्बान किया, वफाक में कुर्बान किया, KPK के अंदर कुर्बान किया। और इमरान खान के अल्फाज क्या थे कि अगर मुझे हुकूमत मिल गई और इलेक्शन के अंदर हम गए और इतनी सीटें नहीं हुई, और मैं अगर मांगे तांगे की हुकूमत बनाने का मेरे पास सामने ऑप्शन होगा तो मैं कभी हुकूमत नहीं बनाऊंगा। मैं पाकिस्तान की आवाम के पास दोबारा जाऊंगा या अपोजिशन में बैठकर अपोजिशन करूंगा। ये नहीं मुमकिन कि हमें जब कानून साजी करवानी पड़ती है तो हम तरले कर रहे होते हैं। कोalition गवर्नमेंट्स के अंदर यही होता है ना। और अगर आप बरकी साहब की बात सुने तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को जो 2018 का इलेक्शन था उसमें सीटें इसलिए कम दी गई ताकि कंट्रोल किया जा सके। सर, हकाइक मौजूद हैं, एक पूरी टाइमलाइन है, और इन वाकयात के अंदर आपको पता चलेगा कि कितनी सीटें इमरान खान से छीन कर बाकी जमातों में तकसीम कर दी गई। चूंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि इमरान खान का करिश्मा, इमरान खान की पर्सनैलिटी, इमरान खान जिस तरह से अपनी बात के ऊपर अड़ जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं हो सकते, लिहाजा इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक वाहिद रास्ता है कि हम किसी तरह इमरान खान की सीटें कम कर दें, एक कोalition गवर्नमेंट होगी, और इस कोalition गवर्नमेंट में फिर हम इमरान खान से जो करवाना चाहेंगे हम करवा सकेंगे। खान साहब के अल्फाज थे कि जब भी हमें कानून साजी करवानी होती तो इनके नखरे शुरू हो जाते। जो सलीम साहब जो हैं, फ़ारूक नसीम साहब जो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी थे, जब उनके बारे में बात की गई ना कि हमने MQM को के कोटे में से एक नशिस्त इनको दे दी है, यानी एक वजारत इनके पास है, तो MQM हमेशा ही कहती थी कि भाई ये हमारा कोटा नहीं है, ये ताकतवरों का कोटा है,
जाकर आप उनसे बात करें। तो ये ब्लैकमेलिंग हमेशा इमरान खान को इसका सामना रहा। तो खान साहब के फिर ये अल्फाज थे कि मैं किसी सूरत भी अब ऐसी हुकूमत में नहीं बैठूंगा जहां पर मेरे पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, लिहाजा हम अवाम के पास बार बार जाएंगे। देखें, ये बड़े हौसले की बात होती है कि आप अपनी हुकूमत को कुर्बान करें और अवाम के पास जाएं कि हमारे पास अब सपोर्ट नहीं है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर यही होता है। बरतानिया में जो लास्ट इलेक्शन हुआ, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि अब हमारे पास अवामी सपोर्ट नहीं है, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, एक तगड़ी हुकूमत बनाएंगे, अवाम की सपोर्ट के साथ दोबारा आएंगे। जमहूरी हुकूमतें इसी तरह बिहेव करती हैं। दूसरी चीज़, अगर इमरान खान किसी का वाकई प्रोजेक्ट था, मेरे भाई, मुझे तो उस बच्चे पे आभारी है जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा या उसको मिल गया, या उसकी जो रिसर्च टीम थी उसने जिस तरह से ये पूरे का पूरा एक तासुर देने की कोशिश की। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि ज़रा हकाइक और जो ऑब्जेक्टिविटी थी उस पर ज़रा गौर करते। वो ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि पिछले 3 वर्षों में आपने कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। जवाद अहमद साहब आए, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो पाकिस्तान की आवाम का आंख का तारा बन जाए, तो आप कर लेते ना, कोशिश कर लेते। इकरारुल हसन इकरार, शाहिद अफरीदी, अलीम खान, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, कितने लोग हैं। अब तो आप यकीन करें, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मुझे उस पार्टी का नाम ही भूल गया है जो इलेक्शन से पहले तैयार की गई थी, जिसे अलीम खान और परवेज़ खटक और बाकी लोग जो तरीन के हवाले और अलीम खान के हवाले कर दिखे, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। तो ये हालात हैं सर कि आपके अगर वाकई प्रोजेक्ट्स थे तो कामयाब कर लेते। आप बना लें इकरार को, आप बना लें शाहिद अफरीदी को, आप बना लें जवाद अहमद को, आप बना लें जिसको आपने बनाना बना लें। पाकिस्तान में किंग मेकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक ज़रूर रही कि जब सब कुछ आपके हाथ में होता है ना, चाहे आप काफ लीग बनाएं, चाहे आप MQM बनाएं, आप जो चाहें आप कर सकें, जो आइन को तब्दील करवा दे, तरमीम करवा कर और बंदूक की नोक के ऊपर, तो सर वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अवाम के दरमियान मकबूलियत, सर ये आपके हाथ में नहीं है। ये ऐसा कौन सा फार्मूला था जिसके ऊपर आपने अमल करते हुए इमरान खान को मकबूल करवा दिया, इमरान खान प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। अगर ये फार्मूला वाकई आपके पास मौजूद है तो आप तैयार करें ना, ऐसे 4, 5, 7 तैयार करें। पाकिस्तान को सर आज बहुत जरूरत है। और ये फार्मूला आप शहबाज शरीफ पे अप्लाई क्यों नहीं करते? करें ना जरा, लाइन मरियम के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें। मरियम तो अपनी निश्चित नहीं जीत सकी। पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर 17 सीटें और बाकी जितनी सीटों के ऊपर भी इंतखाबी उज़रदारियां, इलेक्शन पिटीशंस इनकी जीत के खिलाफ गई, कोई एक थैला नहीं खुला। पाकिस्तान में किसी एक हल्के को नहीं खोलकर चेक किया गया कि जरा देखें तो सही, कोई फॉर्म 47, 45 चेक नहीं किया गया, किसी का फोरेंसिक नहीं हुआ। जिन्होंने कोशिश की, आपने उनकी डिग्री को जाली करार दे दिया कि ये हमारे वोटों को जाली करार देता है, हम इसकी डिग्री के पीछे पड़ेंगे। सरकार, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो वाहिद लीडर है जिसने ऐलान किया था ज़िमनी इंतखाब में कि मैं 20 सीटों से अकेला इलेक्शन लड़ूंगा और मैं देखता हूं है किसी में हिम्मत के जाए और जाकर कहे ये शहबाज शरीफ इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ सकते हैं, नवाज शरीफ साहब लड़ सकते हैं। अब नवाज शरीफ इमरान खान के मुकाबले में क्या इलेक्शन लड़ेंगे? वो तो यास्मीन राशिद साहिबा से हार गए। पाकिस्तान की तारीख में अगर आपके बच्चे इतने पॉपुलर हैं और जिस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है, ज़रा प्रोजेक्ट पैसा लगाकर भी ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो रहा। ये जो आपने सियासी मरूसियत और जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सीज़न चल रहा है मरूसी सियासत का, जितने प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, करोड़ों के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, इनको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कई कई घंटे दिखाया जाता है, कोई इनके खिलाफ ट्वीट कर दे उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। और फिर इन प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने में ना आपका पैसा काम आता है ना आपका डंडा काम आता है। अगर वाकई डंडे में और पैसे में इतनी ताकत है तो कामयाब करवा लें, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि आप इमरान खान के मुकाबले में उसे कामयाब कर सकें या मकबूल बना सकें। देखिए, ये ऐसे वक्त में इस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज का आना बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा है। इमरान खान के केसेस को लगाया नहीं जाता। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में इस वक्त पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान की हुकूमत है। पाकिस्तान का हर हिस्सा जहाँ से ताकत आपको झलकती हुई नजर आती है वो सब कुछ ताकतवरों के पास है। जहाँ से इमरान खान को इंसाफ मिल सकता है सब कुछ इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ऐसे माहौल के अंदर इमरान खान के हक में बात करनी चाहिए। इमरान खान इस वक्त जुल्म का शिकार हो रहे हैं, लेकिन काश इस जुल्म की झलक हमें इस डॉक्यूमेंट्री में भी नजर आती। और ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप जालिम के साथ खड़े होंगे या मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज जब बनना शुरू हो जाएं, जहन साजी की जा रही है। पहले इमरान खान को बंद किया, कवरेज बंद हो जाती है, अदालतें आप अडाला उठाकर ले गए, फैसले लिखे आना शुरू हो गए, फिर ख़ानदान की मुलाकातें बंद हो गई, फिर इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन साजी हो रही है कि हाँ इमरान खान है तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। तो सो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट अगर होता तो 2024 की रात को पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ ना खड़ी होती।
تو آپ مطلب کا نتیجہ نکال لیں، اور آپ نے اپنے لوگوں کو فارغ بھی کیا کیونکہ وہ مطلب کے نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستان میں سر ایک اور بھی کام ہوا جہاں پہ ذہن سازی ہو رہی ہے، وہیں پر دیکھیں پورا سسٹم نا اب اس کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ عمران خان کا مقابلہ صرف طاقت سے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، عمران خان کا مقابلہ پاکستان کی حکومت سے نہیں ہے، پورا نظام، اس نظام میں بیٹھا ہوا ہر اردلی جو ہے اس کا مقابلہ اس وقت عمران خان سے ہے، اور عمران خان اکیلا اس پورے نظام اور سسٹم سے لڑ رہا ہے۔ اب ایک نیا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے، اور طریقہ کیا ہے کہ حکومت میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب کو عہدے ملنا شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نا کہ پیپلز پارٹی کو بھی کسی طرح کہیں پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے، اگر وہ صدارت مانگ رہے صدارت دے دو، گورنرشپ مانگ رہے گورنرشپ دے دو، اگر انہیں بلوچستان کی حکومت چاہیے بلوچستان کی حکومت دے دو، اور وہاں پر خیر پھڈا پڑ گیا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور جس کو جو چاہیے تھا اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کا منہ بند کر دیا گیا، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو وہ سب کچھ دے دیا گیا جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ایسے ہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں آپ کو ہر بڑی کرسی کے اوپر ایسی ہی شخصیت نظر آئے گی جو ان کے لیے کام کر رہی ہے، اور پھر اس طرح کی مراد بھی اس کو دی جا رہی ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ نکالا گیا۔ اب سر خبر یہ آ رہی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا ذکر کیا، اخبارات کے اندر یہ خبر ہائی لائٹ بھی ہوئی ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں میں کرپشن بدترین سطح پر ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر شخص مانتا ہے، بین الاقوامی ادارے بھی کہتے ہیں کہ آج میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ 200 ارب روپے بانٹے گئے، اس میں سے 20 ارب بھی عوام کو نہیں پہنچے، اور یہ کرپشن کی نظر ہو جائے گی۔ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ مہنگے گھر بنا کر دے دو، گاڑیاں دے دو، ان کے منہ بند کر دو تاکہ کوئی ہمارے اوپر تنقید نہ کرے۔ دیکھیں بیوروکریسی کو آپ کھلانا شروع کر دیں گے نا تو پھر آپ کی بات کریں گے نا، عمران خان آ جائے گا تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ میڈیا کو کھلانا شروع کر دیں گے تو پھر وہ آپ کی بات کرے گا، آپ اداروں کو کھلانا شروع کر دیں گے تو پھر ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹ عمران خان، یہ ان کے لیے جواب ہے کہ یہ عوامی پروجیکٹ ہے۔ سر آپ نے عوام کو تنہا چھوڑ دیا، اس لیے 20 ارب بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے عوام کو تنہا چھوڑ دیا چونکہ یہ عوامی پروجیکٹ تھا، جس طرح عمران خان کو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، اسی طرح پاکستان کی عوام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سبسڈی پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہے، ان کے جہازوں کے لیے پیسے بھی ملیں گے، ان کے بچوں کے لیے آپ کو عہدے بھی ملیں گے، اور اقتدار کو کس طرح انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے اس کی باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو 20 ارب پاکستان کی عوام کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن 200 ارب کی کرپشن آپ کو ہوتی نظر آئے گی۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے سسٹم کو کنٹرول کرنے کا۔ دوستو پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے، اور ہاتھ کیا ہوا ہے؟ تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 1 لیٹر ایکس ریفائنری قیمت یعنی لاگت میں 28 مارچ سے لے کر 3 اپریل کے دوران 13 روپے 58 پیسے کی کمی ہوئی۔ حکومت نے گزشتہ روز سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں یکمشت 137 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا۔ وزیراعظم نے 80 روپے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کمی کی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی فی لیٹر قیمت 378 روپے 41 پیسے ہو گئی۔ دستاویزات کے مطابق کسٹم ڈیوٹی کے بعد پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 28 مارچ کو 284 روپے اور اب پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 271 روپے پیسے پر آ گئی۔ تاہم اس وقت کسٹم ڈیوٹی شامل کر کے پیٹرول کی فی لیٹر ایکس ریفائنری قیمت یعنی پیٹرول کی لاگت 247 روپے 15 پیسے بنتی ہے، لیکن ہمارے سے کتنے پیسے آپ لے رہے ہیں؟ پہلے یہ 400 سمتھنگ پہ گئی اور پھر 378۔ پاکستان کی عوام سے دھوکہ کھانے کے لیے ہی ہے۔ عوام اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں، اور پاکستان میں طاقتور حکومت اور یہ سارے بیوروکریسی کے اندر جتنے بھی اردلی ہیں وہ آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے، اور یہ اپنے سسٹم کو نواز رہے۔ اس میں پاکستان کی عوام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور اس ماحول کے اندر یہ وزراء کیا کہہ رہے ہیں؟ ایران کی ساری قیادت چلی گئی، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے پیٹرول برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ حنیف عباسی، کاش آپ لوگ بھی چلے جائیں۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو شہادت ہے نا، نیک مقاصد اور جو مقصد آپ کے سامنے ہو نا، پھر آپ کو شہادت ملتی ہے۔ آپ کا مقابلہ ایسی قوتوں سے ہو جو اسلام مخالف ہوں اور آپ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ آپ نا آیت اللہ خامنائی کی جو لاسٹ پکچر ہے جو بعد میں شیئر کی گئی پوری دنیا سے، آیت اللہ خامنائی کے ہاتھ میں قرآن تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ 47 برسوں میں جتنی بھی قیادت آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایک سکینڈل نہیں ملا۔ سر ایک سکینڈل ہی ملا۔ انہوں نے مجتبیٰ خامنائی کا ڈیلی میل نے ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کی ہے اور کہا دیکھیں جی فرنٹ مین تھا اور اس نے پراپرٹیز لندن میں خرید رکھی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو شہید کروا دیا، ملک کے اوپر اسلام پر قربان کر دیا، ان کے سکینڈلز نہیں نکلتے اور وہ شہادت بھی ان کو ملتی ہے جن کے مقاصد ایسے ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مثال دیکھیے انہوں نے ایران کی استعمال کی۔ کاش آپ لوگ بھی پاکستان کا خطہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور پاکستان کو ایک بہتر قیادت کی ضرورت ہے، عوامی قیادت کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا تھا، سر یہ پروجیکٹ ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں۔
17 सीटों वालों को जब इक़्तिदार मिल जाता है ना, तो इसे प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें इमरान खान फिट क्यों नहीं बैठता? क्योंकि ये फार्मूला जो आप इमरान खान पर अप्लाई करना चाहते थे 78 वर्षों का, वो इन पर तो पूरा उतरता है, जिन्होंने जनरल जिलानी के घरों में सरिया लगा लगा कर पाकिस्तान की सियासत में एंट्री मारी, फिर उनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है पाकिस्तान पंजाब की काबीना के अंदर, और फिर देखते देखते हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए, मंजरनामा तब्दील हो गया। किसी का बाप किसान था, बाद में वो सनतकार बन जाता है, किसी का बाप जो है वो बहुत गरीब था, और फिर बाद में बताया जाता है कि हमने इस खित्ते की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कायम की। यानी इनके बयानात भी नहीं मिलते। 10 बरस हो गए पनामा को, आज भी दुनिया में वो खानदान जिनके नाम आए थे बता नहीं सके कि पैसा कहां से आया, एवन फील्ड के अपार्टमेंट किस पैसे से खरीदे गए। आज भी सवाल वहीं का वहीं रिलाई करता है। ये जो फार्मूला है ना प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का, सर वो इन लोगों पे फिट क्यों बैठता है? करप्शन की फाइल्स होती है ना, खान की करप्शन की फाइल ही निकली। 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान पर थोपा जाता है, वो पैसा भी पाकिस्तान के खजाने में गया, इमरान खान के घर नहीं गया, लेकिन सजा इमरान खान को मिली है। और दोस्तों 7-8 जो हाइलाइट्स हैं इंपॉर्टेंट खबरों की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो जी पाकिस्तान से कर्जा जो हमने लिया हुआ है यूएई से और सऊदी अरब से, वो हमारे से पैसे वापस मांग लिए गए, और अब बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $4.8 बिलियन इस महीने वो कम हो जाएंगे। 3.5 बिलियन इस वक्त यूएई का है जो हमने वापस करना है, और हमारे ऊपर 1 से 3 मरतबा जो प्रेशर आ चुका है कि पैसे वापस करो। फिर इसके साथ साथ 1.3 बिलियन जो पैसे हैं वो यूरो बॉन्ड, वो भी एक प्रेशर है। फिर पाकिस्तान will left with just about $11 billion, which will put extreme pressure on rupee, which is expected to devalue, and devaluation will lead to the more inflation, difficult times ahead। देखें जब ये डॉलर आपके पीछे जाएंगे ना, ख़जाने से खाली होंगे, तो फिर पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है वो गिरना शुरू हो जाएगी। और इस तनाजुर में आपने इस पैसे का जो तकाजा किया जा रहा है इसको याद रखना है। और दोस्तों ये जो दफ्तर खारजा है ना, क्योंकि ये पैसे उन्होंने वापस मांगे हैं, सऊदी अरब ने भी मांगे हैं, यूएई भी पैसे अपने वापस मांग रहा है, चाइना ने भी पैसे अपने वापस मांग लिए कि अदायगियाँ जो है वो की जाएं, तो इसके ऊपर दफ्तर खारजा का एक रिएक्शन ही आया। वो ये कहते हैं कि जनाब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये 2 तरफा तजारती मुआहदे थे, उसके तनाजुर में ये हमने पैसे उनसे लिए थे और अब वक्त आ गया कि हम उन पैसों को वापस करें। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको ना उसकी एक वजह बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ना ईरान के साथ भी आपको एक लम्हे के लिए खड़ा नजर आएगा, सऊदी अरब के साथ भी आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, और फिर इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका इसराइल जंग लड़ा ईरान के साथ, सऊदी अरब चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला हो, तो पाकिस्तान को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि सरकार अपनी साइड चुने। ये जो आप अपनी हमदर्दियां ईरान के साथ भी शो करते हैं, हमारे साथ भी शो करते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है ये है कि यूएई ने जो अपना पैसा मांगा, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। सऊदी अरब ने जो पैसा मांगा वहाँ पर भी इसी किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं। और फिर अमेरिका जो है वो IMF के ज़रिए पाकिस्तान को कंट्रोल बड़े आसानी के साथ कर सकता है। इसलिए हम कहते थे कि जब आप सब कुछ गिरवी रख देंगे ना, तो फिर फैसले मुश्किल आपको करने पड़ते हैं। जो शहबाज शरीफ ने खुद कहा ना कि हम ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं जो आपके पैसे से जुड़े होते हैं और हमें फैसले करने पड़ते हैं। तो ये वो फैसले हैं कि पाकिस्तान अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो वो आपको IMF के जरिए टाइट कर देंगे, और जो इस वक्त हो रहा है। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि सऊदी अरब और यूएई अगर अपना पैसा मांग रहे हैं, इसमें 2 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो उनके हालात ऑब्वियसली ख़राब हैं, और फिर वो ये समझ रहे हैं कि यार ये दोस्त हमारे पैसा हम इन्हें आप देते हैं, लेकिन ये ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको ज़रा टाइट करते हैं, और हमें वैसे भी पैसे की ज़रूरत है। और फिर इसमें ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि सऊदी अरब और यूएई ने और बाकी मिडल ईस्ट ने अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो उनकी पॉलिसी उसे रिविजिट किया है, और अमेरिकन से अब वो फ्यूचर में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये आने वाले दिन हमें चीज़ें वाज़े करेंगे। लेकिन ये इस वक्त एक तासुर जो है वो यूएई और सऊदी अरब के हवाले से ज़रूर पाया जाता है। दफ्तर खारजा खैर जो भी कहे, लेकिन दोस्तों मिनी बजट की तैयारी की जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अपनी जो हाँ है वो हुकूमत के साथ शो कर दी है कि अगर मिनी बजट की ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जो है मिनी बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो साथ देगी। और दोस्तों हनीफ अब्बासी नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे और लोग भी मिलेंगे जो मिलकर इस हुकूमत को और इस निज़ाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हनीफ अब्बासी के बाद राणा साहब ये कहते हैं कि हमारा ख्याल था कि जंग 4 से 5 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान IMF से किए गए मुआहदों की पासदारी कर रहा है। काश तुम ये मुआहदे जो पाकिस्तान की आवाम से तुमने किए जब तुम वोट हासिल करते हो, उस वक्त भी उस मुआहदे की पासदारी का तुम्हें ख्याल आए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से तेल सप्लाई में रुकावट नहीं आई। इंतहाई मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा, जो कि झूठ पर मबनी है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को उठाकर देखें, ये मैंने कुछ चीज़ें आप तमाम दोस्तों के लिए निकाली थी, और इसके मुताबिक
یہ نا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو پاکستان چونکہ آبنہ ہرمز سے تیل لیتا ہے، اس طرف سے ہمارا تیل آ رہا ہے تو قیمتیں اس لیے زیادہ ہیں۔ اگر آپ خطے کی بات کریں تو آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے سبب پیٹرول مہنگا کرنا پڑا، یہ پاکستان کی حکومت کا موقف ہے، اور یہی رانا صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان، بھارت، چین، یہ وہ ممالک ہیں جن کا تیل بھی اسی راستے سے آتا ہے۔ پاکستان کا 80% تیل یہاں سے آتا ہے، بھارت کا بھی 80% اور چین کا 50% تیل آتا ہے، جاپان کا 90% تیل اس راستے سے آتا ہے۔ لیکن ریٹ سب سے زیادہ آپ کو پاکستان میں ملے گا۔ چین میں 373 روپے ہے جی، پاکستان میں 378 ہے، بھارت میں 285 ہے، یعنی ایک سٹاپ آپ نے آگے جانا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو پرائسز ہیں اس کو کم کیا ہے، اپنی عوام کو انہوں نے ایک ریلیف دیا۔ جاپان میں 312، لیکن خطے میں سب سے زیادہ تیل کی قیمتیں پاکستان میں، کیونکہ یہ پیسہ سر کہیں اور جا رہا ہے، اور یہ اپنے جو دیگر خسارے ہیں وہ عوام سے اب پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو سر اب خود سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس حکومت کے بارے میں کوئی فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے نا عمران خان، عوام کا جو پروجیکٹ عمران خان ہے، اس پروجیکٹ کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے۔ اور اسی لیے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ایسا لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر، یعنی جب الیکشن کی باری آئے گی، یہ کوئی نیا فارمولہ لے کر آئیں گے اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، معیشت کے حالات ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہے، اور ہم اس ماحول کے اندر پاکستان کو ایک تسلسل دینا چاہتے ہیں، اور یہ حکومت بہترین تسلسل کی ایک شکل ہے۔ تو ہم الیکشن نہیں کروا رہے، اور یہی حکومت چلے گی جب تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور ایک بہت بڑی سازش پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہونے جا رہی ہے۔ ان کو مزید 3-4 سال مل جائیں گے، عمران خان کو مزید جیل کے اندر رکھیں گے۔ تو اس پورے ماحول میں یہ جو کانٹریکٹ ہے نا آپ کا عمران خان کے ساتھ، اور جو پروجیکٹ آپ لوگوں کا عمران خان ہے، پاکستان کی عوام کا، آپ نے سر اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس حفاظت کے لیے پاکستان تحریک انصاف 7 اپریل کو اڈیالہ کے باہر سر اکٹھی ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حلیم عادل شیخ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے کہا جی کہ 7 اپریل بروز منگل کو ہر تنظیمی عہدیدار، ٹکٹ ہولڈر، کور کمیٹی ممبر، پولیٹیکل کمیٹی، ہر کوئی اڈیالہ جیل پہنچے گا، اور اس کال کو کامیاب بنائے، اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آپ ڈٹ کر کھڑے ہوں۔ اور 10,000 لوگوں کا انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا تھا۔ لیٹس سی کہ سہیل افریدی صاحب KPK سے کتنے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب سہیل افریدی کو سر کچھ کرنا پڑے گا۔ عطا تارڑ جب آپ کی تعریف شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خراب ہے، کیونکہ عطا تارڑ نے سہیل افریدی کی تعریف کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے چونکہ یہ بڑا گھر دیکھ چکے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے، تو شاید یہ ایک طرح سے کمپرومائز ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی بھی سسٹم پر اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت بچ گئی ہے، بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، لیکن یو نیور نو کہ حالات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے۔ اور دوستو کوئکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک تو وزیر خزانہ کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، علی پرویز نے بھی جو ہے پرویز ملک نے بھی بات کی ہے، اور اس سے پہلے جو آپ کی بلوچستان کی حکومت ہے اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف یہ ہے کہ کسی طرح سے جو ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کو پورا کریں۔ کمٹمنٹ کی یہ تھی کہ 2.5 سال آپ کے 2.5 سال ہمارے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2.5 سال پورے کر لیے تو لہٰذا بلوچستان کی حکومت ہمارے حوالے کی جائے۔ وہاں پہ مسئلہ یہ بن گیا کہ اگر 2.5 سال بلوچستان میں آپ پورے کر کے حکومت کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، پھر شہباز شریف صاحب کو کہیں نکلیں، اور جو وزیر اعظم ہے وہ ہم اپنے بلاول کو بنائیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ کوشش کر رہے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ایک طرح کی سر جنگ، اقتدار کی جنگ جو ہے وہاں پہ جاری ہے۔ اور صاحب کو ایران امریکہ اس جنگ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اپڈیٹ یہ دے دوں کہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن اب قریب آ رہی ہے۔ 48 گھنٹے کے حوالے سے ایک وارننگ جاری کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ اگر ایران نے ہمارے ساتھ مذاکرات کو مکمل نہ کیا، ڈیل نہ کی، اور یا پھر جو آبنہ ہرمز کو نہیں کھولتے، تو پھر ہم ایران کے اوپر حملوں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اب اس کا جواب ایران کی طرف سے دیا گیا، اور ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے 2 ٹوک الفاظ میں خبردار کیا کہ مزید جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ترجمان کے مطابق ایران کو شکست دینے کا تصور اب ایک دلدل میں بدل چکا ہے جس میں مخالفین خود دھنستے جا رہے ہیں، اور 48 گھنٹے کی جو دھمکی تھی اس کے تناظر میں یہ جواب دیا گیا۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ ایران کا نیا دفاعی نظام یہ درد سر بن چکا ہے امریکہ کے لیے، اور ایک سرپرائز ہے، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ایران کی فضاؤں پہ کنٹرول کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن یہ دعویٰ کس طرح سے اس غبارے سے ہوا نکلی ہے۔ ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو جہاز گرائے گئے اور ان کا ایک پائلٹ ابھی بھی لاپتہ ہے، اس واقعے کے بعد امریکہ کے ان دعووں کی
जो असल हकीकत थी वो दुनिया के सामने अयां होते हुए देखी है। और अब बताया जाता है जो ईरान ने जो अपना नया दिफाई निज़ाम इंस्टॉल किया है कि ये लोकली तैयार किया गया, ईरान के नौजवानों ने इस डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जिसमें हीट सिग्नेचर्स के ज़रिए किसी भी जहाज़ की मूवमेंट को देखा जाता है, और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम किसी भी जहाज़ में जो आपके लड़ाका त्यारे अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है इस जंग के अंदर, जो दुनिया के जदीद तरीन लड़ाके त्यारे बताए जाते हैं, इनके अंदर ये सिस्टम इन्हें डिटेक्ट करने में नाकाम रहता है, और ये लोकल यानी उनकी अपनी पैदावार है जिसके ज़रिए एक नया दिफाई निज़ाम इंस्टॉल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इसराइल के तैयारों को नए दिफाई निज़ाम से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने एक नए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए एक अमरीकी जंगी तैयारी को निशाना बनाया, और ये बात ईरान की खातमुल अंबिया मुश्तरका फ़ौजी कमांड ने हफ्ते के रोज़ अपने बयान में की। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप जब कहते हैं ना कि हमने फ़िज़ाओं पर कंट्रोल कर लिया, फ़िज़ाओं पर सर कंट्रोल करना तो अलग बात है, ये दिफाई निज़ाम आपको जंग के शुरू में नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और इस निज़ाम को कंट्रोल जो इस वक्त ईरान के पास है वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी इन फैक्ट्रियों में और अपने इन प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं होने दिया। आप उनकी सलाहियत को ख़त्म कर रहे थे, वो जदीद से जदीद हथियार लेकर आ रहे हैं इस जंग के अंदर और आपको पीछे धकेल रहे हैं। और दोस्तों एक और स्टेटमेंट बैन-अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल-बरादी, उन्होंने ईरान को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 48 घंटे की वार्निंग जारी की थी, इसके तनाज़ुर में एक पैगाम जारी किया। वो ये कहते हैं जी कि खलीजी ममालिक की हुकूमतों को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मेहरबानी करें, खलीजी ममालिक की हुकूमतें जो कुछ हो सकता है करें, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप खित्ते को आग के गोले में न बदलते। मोहम्मद अल-बरादी ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल एंटोनियो गुतेरेस से भी अहम अपील की, और साथ ही यूरोपीय कौंसल, फ्रांस, चीन और रूस से भी सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए कुछ किया जाए। देखिए ये अगर खुदा न खास्ता ये हमले जिस तरह से तेज़ कर रहे हैं, ईरान तो पीछे नहीं हटेगा ना। ईरान फिर उन ममालिक के ऊपर भी हमला करेगा जहाँ की बेसिस इस्तेमाल हो रही है, यानी मिडल ईस्ट की तबाही भी मुसलमानों की तबाही है। और फ़ायदा किसका होगा? नेतन्याहू का। फ़ायदा किसका होगा? अमेरिका का। और अमेरिका ये चाहता है कि जंग जो हम लड़ के जा रहे हैं ये पैसे भी मिडल ईस्ट से लिए जाएं, इनको चकमा देकर, धोखा देकर, और दूसरी तरफ अगर ये पैसे नहीं देंगे, ईरान इनके ऊपर हमला तो कर ही रहा है। हम मिडल ईस्ट के ऊपर होने वाले हमलों को वाइट हाउस में बैठकर इस पे अफसोस का इजहार करेंगे, लेकिन हमारा अफसोस का इजहार करना आसान होगा, इनकी मदद के लिए पहुंचना या इनके साथ खड़ा होना यकीनन मुश्किल होगा। और हमारा मकसद जो है वो पूरा हो रहा है, तो लिहाजा हम वाइट हाउस में बैठकर अफसोस का इजहार भी करेंगे और इनके साथ खड़े होने का झूठा दावा भी करेंगे, लेकिन हमारे मकासद जो पूरे हो रहे हैं। लिहाजा जो कुछ हम नहीं कर सके मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, वो ईरान इस वक्त कर रहा है। और इस तनाज़ुर में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। और फिर आपको मैं खबर जर्मनी के हवाले से भी दे दूँ, जहाँ पर जर्मन सरकार ने अपनी तमाम जो 17 से 45 साल के जितने भी मर्द हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक ये जर्मनी को अब छोड़ नहीं सकेंगे। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जंग के ख़तरात बढ़ रहे हैं, और किसी भी वक्त रूस जो है वो अगर जर्मनी के ऊपर हमला करता है और अगर इसी कोई इन्वेजन होती है, तो तमाम लोग जर्मनी के अंदर मौजूद रहें जो जंग के अंदर हिस्सा लेंगे। ये इनका जो एक एक्ट है जी, मिलिट्री सर्विस मॉडर्नाइजेशन एक्ट, और इसको दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी, एम्स टू बूस्ट डिफेंस फॉलोइंग थ्रेट्स फ्रॉम रशिया इन द आफ्टरमैथ ऑफ इट्स फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और अब बताया जाता है कि अंडर द करंट लॉ द ट्रैवल अप्रूवल्स मस्ट जनरली बी ग्रांटेड एंड इट रिमेन्स अनक्लियर हाउ द रूल वुड बी इन्फोर्स्ड इफ ब्रीच। और दोस्तों तफसीलात ये हैं कि इस एक्ट को दोबारा से एक्टिव करने का मकसद ये था कि लोगों को कौमी धारे में लाया जाए, और अगर जंग की सिचुएशन होती है तो वो फिर जर्मन अवाम की हिफाजत करेंगे। और हमने इससे पहले भी बरतानिया के अंदर भी ये काम देखा है। आलमी जंग के दौरान यहाँ पे भी कंपलसरी था कि लोग जो हैं वो जंग के अंदर हिस्सा लेंगे। अमेरिका के अंदर भी बहुत अरसे तक इस तरह का कानून जो है वो देखने में आया, और उसे नेशनल सर्विस का नाम दिया जाता है कि आप नेशनल सर्विस के लिए अवेलेबल हों। और वो लोग जो जंग में नहीं जाना चाहते थे वो जाकर छुप जाते थे पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर, लेकिन एक नेशनल सर्विस के तौर पर इस एक्ट को जो है वो लिया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।